स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AS स्मार्ट क्लासेस में। आज का ये वीडियो SST की क्लास सेकेंड होने वाली है आपकी। SST में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो ये ज्योग्राफी की क्लास सेकेंड है। क्लास फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में NCERT का संपूर्ण निचोड़ रखा गया है। NCERT पर आधारित है ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज का टॉपिक है अध्याय सेकंड, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई सारे क्वेश्चन इस अध्याय से बनते हैं आपके। बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सभी को हाईलाइट कर रखा है। इसका PDF भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। NCERT की साइंस भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। जिसको सीटेड सेकेंड पेपर साइंस से देना हो वो प्लेलिस्ट में जाकर NCERT साइंस का वीडियो भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, अक्षांश एवं देशांतर। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है गोलाकार नहीं है। ये उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ा चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं बल्कि उत्तरी ध्रुव में, ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव हो जाता है और ये दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चपटी हुई है, बीच में कैसी है, थोड़ा उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ग्लोब जो होता है, ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्लोब होता है ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है। होता तो छोटा है, पृथ्वी का ही लघु रूप मान लेते हैं इसको। उतना बड़ा तो हम बना नहीं सकते इसलिए छोटा होता है, लेकिन ये वास्तविक प्रतिरूप होता है। इसमें वास्तविक रूप से सभी चीज़ों का वर्णन होता है जैसे पृथ्वी में होता है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखिए कुछ बड़े ग्लोब होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। कुछ छोटे ग्लोब होते हैं, कुछ पॉकेट या जेब में रखने योग्य होते हैं छोटे छोटे ग्लोब। कुछ गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिनको आसानी से जेब में रखा जा सकता है, जिनमें हवा भरी जा सकती है, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आसानी भी होती है। तो देखिए अगर हमको एक ही स्थान पर उस ग्लोब को रखना है तो हम बड़ा ग्लोब ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो हमें छोटे ग्लोबों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए ग्लोब स्थिर नहीं होता है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो ग्लोब जो होता है स्थिर नहीं होता, इसे घुमाया जा सकता है कैसे, जैसे कुम्हार का पहिया घूमता है गोल गोल, लट्टू घूमता है, वैसे इसे घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो देखिए वैसे तो अगर किसी गोल बिंदु पर आप अंकित करेंगे, किसी भी स्थिति का वर्णन करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ग्लोब पर जो दिखाया जाता है इसमें सब सटीक रूप से दिखाया जाता है। देशों, महाद्वीपों, महासागरों सबको उनके सही आकार में दिखाया जाता है। भले छोटा होता है लेकिन आकार सही होता है, स्थिति सही होती है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अभी मैंने बताया कि अगर आप किसी गोले पर किसी भी स्थिति का वर्णन करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, काफ़ी मुश्किल होता है वो, लेकिन ग्लोब पर एकदम सटीक होता है सब कुछ। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ग्लोब में दिखाया गया है कि ये सुई है, ये इसमें झुकी हुई लगी हुई है और इसी को क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। तो ये देखिए ऊपर जो ग्लोब अभी मैंने आपको दिखाया, तो इसको पृथ्वी की भांति घुमाया जा सकता है। जैसे पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूरब घूमती है, तो जब इसमें ऐसे ऐसे उंगली चलाएंगे तो ये घूमेगा, कैसे घूमेगा, पश्चिम से पूरब की ओर। जैसे पृथ्वी भी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है। ये भी ये पॉइंट याद रखिएगा कि पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्लोब, मान लीजिए ग्लोब पृथ्वी ही है आपका, तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसका जो मिड पॉइंट मतलब एकदम बीच में होगा वो हो जाएगा आपका विषुवत वृत्त। ये देखिए जैसे इसमें दिखाया भी गया है कि ये है आपका विषुवत वृत्त। ये एकदम ग्लोब को आधे से विभाजित करता है, मतलब नीचे वाला पोर्शन जो आधा होगा, ऊपर वाला पोर्शन आधा होगा। चित्र में बिल्कुल सही से नहीं आपको दिख रहा, अगर आप कोई बॉल लेंगे तो आपकी समझ में आएगा। बीच में वाला जो है ये आपका विषुवत वृत्त है और ऊपर वाला भाग आपका आधा पोर्शन हो गया और नीचे वाला भाग आधा पोर्शन हो गया। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो ये देखिए, ये विषुवत वृत्त हो गए, ये जो रेखाएं जाती हैं इसी के समानांतर जाती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, या कहा जाता है समानांतर रेखाएं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, जैसे 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, तो इनको अंश में मापा जाता है। साथ ही में देखिए, ये जो विषुवत वृत्त होता है ये शून्य अंश को दर्शाता है। तो विषुवत वृत्त शून्य अंश से हो गया। उसके बाद ये देखिए, जो समानांतर रेखाएं हो गई 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, तो ये आपकी अंश से दर्शाती हैं जो विषुवत रेखाएं होती हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, अभी मैंने आपको बता ही दिया। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो ये जो विषुवत वृत्त है इससे ये ध्रुवों की दूरी, दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, तो इनकी दूरी क्या कह रहा है यहाँ पर कि दोनों तरफ के ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी कितना हो जाएगा? 90 अंश। 360 का 1/4 करेंगे तो 90 आएगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर हो गया कि 0 अंश में तो आपका विषुवत हो गया, विषुवत वृत्त। उसके बाद 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश, तो यहाँ पर ये 90 अंश क्या दर्शाएगा? उत्तरी ध्रुव को। और इसी तरह नीचे जाएंगे तो 90 अंश आपका दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। आगे बढ़ेंगे। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत रेखा के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के ऊपर नीचे जो समानांतर रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं, अभी ऊपर आप पढ़ ही चुके हैं। तो ऊपर साइड जो होंगे उत्तरी अक्षांश और नीचे साइड जो होंगे दक्षिणी अक्षांश। ये आपको याद रखना है कि ऊपर साइड उत्तर और नीचे साइड दक्षिण। तो ऊपर उत्तरी अक्षांश और नीचे साइड दक्षिणी अक्षांश। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। तो अगर देखिए आप 20 अंश लिख रहे हैं तो उत्तरी लिखेंगे, दक्षिणी लिखेंगे। अगर उत्तरी है तो उत्तरी, दक्षिणी है तो दक्षिणी। केवल 20 अंश लिख देंगे तो उससे ये क्लियर नहीं होगा कि उत्तरी है कि दक्षिणी है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि महाराष्ट्र से चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्ट दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्ट विषुवत रेखा के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो देखिए, जैसे महाराष्ट्र से चंद्रपुर और ये ब्राजील में जो बेलो है हॉरिजॉन्ट, तो ये दोनों 20 अंश पर स्थित है। लेकिन अगर आप खाली 20 अंश लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको उत्तर और दक्षिण साथ में लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए चित्र 2.2 में है, ये विषुवत वृत्त है आपका, सॉरी ये विषुवत वृत्त है। अगर हम इससे दूर जाएंगे, मतलब अगर ऐसे इससे दूर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर या इधर जाएंगे, तो जो वृत्त का आकार होगा वो घटता जाएगा। जैसे एकदम उत्तरी में पहुंच जाएंगे तो कितना छोटा है, फिर ये कितना थोड़ा बड़ा हुआ, ये थोड़ा बड़ा हुआ, तो सबसे बड़ा कहाँ पर होता है आकार? विषुवत वृत्त पर। उसके बाद अगर उससे दूर जाएंगे तो आकार छोटा होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त आपका 0 अंश पर होता है, उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तरी होता है, दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिणी होता है। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी होती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई भी गई हैं। ये देखिए चित्र में उत्तरी ध्रुव आपका क्लियर है, दक्षिणी ध्रुव क्लियर है, विषुवत रेखा 0 डिग्री ये भी क्लियर है। अब देखिए 4 और कौन कौन सी होती हैं। एक आपका 23.5 अंश दक्षिणी, 23.5 अंश उत्तरी, 66.5 अंश दक्षिणी, 66.5 अंश उत्तरी। आगे इनके बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 अंश है उससे कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 अंश है उससे मकर रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। तो ये जो 4 और रेखाएं महत्वपूर्ण हैं, तो देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है उसमें आपका हो गया कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है वो आपकी हो गई मकर रेखा, और जो 66.5 अंश है उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और जो दक्षिण में है वो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। एक बार अब इसको समझ लीजिए, जैसे ये देखिए
कर्क रेखा एवं मकर रेखा, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी जो अक्षांश पड़ते हैं उनके बीच में एक बार में सूर्य वर्ष में एक बार ऐसा होता है कि उनके ठीक ऊपर होता है और उसी में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसी को कह देते हैं उष्णकटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको क्या समझाया गया कि जो मकर रेखा है और कर्क रेखा है, इनके बीच में वर्ष में एक बार ऐसा होता है कि सूर्य बिल्कुल टॉप पर रहता है, बिल्कुल सिर पर रहता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इस पोर्शन को पूरे को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ना ही यहाँ पर, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ठंडी होती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है दक्षिणी शीत कटिबंध, और ऊपर वाले को उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां भी आवश्यकता होती है। महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी भी जानकारी की जरूरत पड़ी, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में बताया गया है कि महासागर में स्थित एक टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में स्थित एक मॉरिशस द्वीप है, दोनों ही एक ही जगह पर स्थित हैं, मतलब एक ही अक्षांश में स्थित हैं। तो अब हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको देशांतर की जरूरत पड़ी। तो देशांतर यामोत्तर आगे समझेंगे क्या होता है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों से मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर देशांतर दिखाया गया है, इससे आप लोग समझ लीजिए कि अभी हमने जो अक्षांश पढ़ा वो ऐसे ऐसे होते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन ये जो आपके देशांतर होते हैं इसमें पूरब से पश्चिम की दूरी मापी जाती है। देशांतर में क्या होता था, उत्तर से दक्षिण की दूरी मापी जाती थी, और आपके अक्षांश में उत्तर से दक्षिण की दूरी मापी जाती थी, और देशांतर में आपकी पूरब से पश्चिम की दूरी मापी जाएगी। इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, पूरब से पश्चिम की दूरी इसमें मापी जाएगी, याद रखिएगा। पूरब से पश्चिम की दूरी को मापने के लिए देशांतरों को अंशों में मापा जाता है। इसको भी देखिए अंशों में ही मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर कह क्या रहा है, ऊपर मैं आपको चित्र से समझा रही हूँ कि ये देखिए इनके जो बीच की दूरी होती है ये ध्रुवों पर बिल्कुल, ये यहाँ पर बिल्कुल शून्य हो जाती है। ध्रुवों से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। आगे देखेंगे, अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। जितने भी देशांतरी यामोत्तर होते हैं उनकी सभी की लंबाई समान होती है, जबकि जो अक्षांश रेखाएं थी उनकी लंबाई समान नहीं होती थी, उनकी लंबाई भिन्न भिन्न होती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो है ये प्रमुख यामोत्तर है, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इनकी सभी की जो लंबाई होती है, सभी जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी सेम ही होती है, तो इसलिए इनकी गणना करना कठिन होता है। इसीलिए यहाँ पर मेन रेखा एक निश्चित की गई, प्रमुख यामोत्तर, या इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसका जो मान होता है 0 डिग्री अंश होता है। ये देखिए प्रमुख जो यामोत्तर होता है इसका मान 0 डिग्री अंश होता है। तो ये आपका 0 डिग्री देशांतर ही कि जब इधर जाएंगे तो 180 अंश ये पश्चिम हो जाता है, और इधर जाएंगे तो 180 अंश पूरब हो जाता है। इधर से 180 अंश पश्चिम की गणना करते हैं और इधर से 180 अंश पूरब की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। तो इधर वाला आपका हो जाता है पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध। ये मेन है, दोनों को विभाजित करता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्वी तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिमी का उपयोग किया जाता है। अब ये देखिए 0 है, इसके इधर जाएंगे तो आपका 180 अंश जाएगा, इधर भी 180 अंश जाएगा। तो इसको हम व्यक्त कैसे करेंगे, इधर वाले को पूर्वी लिखेंगे और इधर वाले को पश्चिमी, तभी क्लियर होगा कि पूरब साइड है और ये पश्चिम साइड है। अगर हम केवल जैसे 30 डिग्री देशांतर लिख दिया तो उससे समझ में नहीं आएगा कि किधर है। तो आपको याद रखना है कि पूरब साइड पूरब और पश्चिम साइड पश्चिम लिखना है।
ये भी देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी और अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी को की सही स्थिति दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। पहले लोग क्या करते थे कि सूर्य के प्रकाश को देखकर समझ जाते थे कि अभी इतना टाइम हुआ होगा, लेकिन आजकल तो घड़ी चल गई है, उसी से लोग देखते हैं, मोबाइल से देखते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पहले लोग लगाते भी थे, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पहले के लोग अंदाजा लगा लेते थे कि अभी सूर्य का प्रकाश यहाँ तक है, मतलब अभी दोपहर होगी। अभी सूर्य का प्रकाश इतना चला गया, मतलब यहाँ से हट गया तो शाम होगी। पहले के लोग ऐसे ही अंदाजा लगा लेते थे। तो मतलब सूर्य और चंद्रमा जो हैं, यह समय का अंदाजा लगाने का बहुत ही अच्छा साधन थे पहले। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। जैसे हम इसको समझते हैं कि पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्रीनविच के जो पूरब में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जैसे हम भारत को ले लेते हैं तो गुजरात हो जाता है आपका इधर पश्चिम में, और पूरब में कौन सा हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश का समय होगा वो गुजरात के समय से आगे होगा, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जैसे आगे इसको और हम समझते हैं, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 15 × 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच में 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होता है। तो ग्रीनविच से अगर पूरब में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और अगर पश्चिम में जाएंगे तो समय घटेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से पीछे होगा। और 1 अंश में जो अंतर पड़ता है यहाँ पर 4 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1 अंश में कितने मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट का। जब ग्रीनविच दोपहर 12 बजे होंगे, तब उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारा तथा असम के डिब्रूगढ़ से स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अलग अलग जो ट्रेनें गुजरती हैं, क्योंकि अलग अलग स्थानों का अलग अलग समय होगा, 1 घंटा पीछे आगे, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए एक मानक समय रेखा तैयार की गई है, जो कहाँ से गुजरती है, भारत में 82.5 डिग्री पूरब से होकर गुजरती है। इसी को मानक यामोत्तर, भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। कितना है ये, 82.5 डिग्री पूर्वी। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, याद रखिएगा। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो यहाँ पर देखिए भारत का जो समय है लंदन के समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे। तो जब लंदन में 2 बजेंगे तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे, 7:30 बजेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है।
यहाँ से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।